अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है ये, जो क्या करता है? मेजर करता है। किसको मेजर करता है? कि हाउ मच लाइट विल बेंड्स इन डिफरेंट मीडियम। हाउ मच, कितना लाइट वो बेंड करता है, मुड़ता है ना, मुड़ती है ना। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जब इंटर करती है, जब प्रवेश करती है, तो वो कितना मुड़ती है, उसी की माप है ये। यानी अपवर्तनांक क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जो मेजर करता है। क्या मेजर करता है, क्या मापता है? कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी वो मुड़ जाती है। तो कितना मुड़ती है, हाउ मच लाइट विल बेंड्स इन डिफरेंट मीडियम। जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो कितना बेंड होती है, कितना मुड़ती है, उसी की जो माप है वो क्या है? ये अपवर्तनांक है। पिछले लेक्चर हमने देखा था, सिर्फ हमने उसका म्यू बराबर उसका डेफिनेशन हमने देखा था कि वायु में प्रकाश का वेग बट्टे उस माध्यम में प्रकाश का वेग, जिस माध्यम हम निकालते हैं उस माध्यम प्रकाश का वेग का जो रेशियो था। अपवर्तनांक क्या है? एक रेशियो है किसका? वायु में वायु या वैक्यूम में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में जिस माध्यम हम निकालते हैं, जिस माध्यम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? दोनों का रेशियो कर दो, वही म्यू होता है, यानी अपवर्तनांक होता है। वो तो तरीका था हम कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा सा उसको हमने समझाइए कि अपवर्तनांक होता क्या है। बस ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है, जो मापने का काम करता है। किसको मेजर करता है? कि कितना लाइट, हाउ मच लाइट जो है वो बेंड करती है। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है तो वो कितना जो है वो बेंड करती है, उसी को ये मेजर करता है। अब सवाल है यहाँ पे कि अपवर्तनांक जो है मेजर हम करते हैं तो उसका कितने मेथड है? तो दो मेथड है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मेथड कौन कौन सा हो गया? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालने का जो ये एक मेथड है, ये सब मेथड है दो। इसका मेथड है, इसका हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निकालने का दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? एक स्नेल का लॉ हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले, कि स्नेल का लॉ हमने देखा था यहाँ पे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि 1μ2, इस तरह इन माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो sin i बटे sin r के बराबर होता है। ये स्नेल का लॉ भी था और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अपने को फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब म्यू यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो sin i बटे sin r होगा। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग देखेंगे अभी। और एक दूसरा मेथड है माध्यम 2 का के सापेक्ष जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था कि इसको हम लोग माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते थे। और इस तरीका से भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला था। इस पर हम लोग अभी बात करते हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का टाइप कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसको हम लोग बारी बारी समझते हैं। एक जो हमने पहला जो पढ़ा था, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको एक्चुअली पहले लेक्चर हमने पढ़ा था। तो जब भी हम इस पर बात करेंगे तो हमेशा जो उसका जो पहला जो मीडियम होगा वो एयर होगा, यानी एयर के सापेक्ष हम बात करेंगे। किसी भी मीडियम का जो अपवर्तनांक निकालेंगे तो एयर के सापेक्ष होगा, बस सिर्फ इतना ही अंतर है। इसमें क्या होता है? एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे किसी भी माध्यम का, चाहे वो वाटर हो या ग्लास हो या डायमंड हो या कोई भी माध्यम हो, उसका हम अपवर्तनांक जब निकालते हैं एयर के सापेक्ष या वैक्यूम के सापेक्ष, है ना, तो वो क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। माध्यम के सापेक्ष, माध्यम 2 का किसी पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसका डेफिनेशन भी हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि ये क्या होता है? दो माध्यमों के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका अनुपात ये होता है। मतलब पहले हम एयर के सापेक्ष, जैसे हम एक माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालते हैं, फिर दूसरे माध्यम का जो है वो भी एयर के सापेक्ष निकाल देते हैं, फिर दोनों का हम लोग क्या करते हैं? रेशियो निकाल देते हैं। मतलब एयर के सापेक्ष किसी माध्यम का मतलब अपवर्तनांक निकालेंगे,
फिर एयर के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकाल लेंगे, फिर दोनों जो माध्यम का जो अपवर्तनांक था दोनों का हम लोग रेशियो लेते हैं, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। से ग्लास या हम लोग वाटर के हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, उस तरह से हम लोग इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बट्टे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहला मीडियम जो भी रहेगा यानी कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष जब हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो पहला मीडियम का जो वेलोसिटी होता है लाइट का, उसमें हम सेकेंड मीडियम में जो लाइट का जो वेलोसिटी है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और वही हमको वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो ये था टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या था, जब भी हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हमेशा एयर के सापेक्ष होगा, जहाँ पे यहाँ पे ये जो है ये हमने यहाँ पे लिखा है निर्वात या वायु के सापेक्ष माध्यम का आवर्तनांक जब इस तरह रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना होता है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस माध्यम हम निकालते हैं उस माध्यम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, इसी दोनों का रेशियो क्या होता है, ये म्यू एम, जहाँ पे म्यू माध्यम निरपेक्ष आवर्तनांक है किसका, मीडियम का, जिस मीडियम का हम लोग निकालेंगे उस मीडियम का। ग्लास का निकालेंगे तो यहाँ पे ग्लास का वो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऑफ लाइट ग्लास में कितना होता है वो लिखना पड़ेगा। वाटर का यदि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहेंगे, आवर्तनांक निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो अपने को पता है 3 × 10⁸ ही रखेंगे। और इसमें जिस भी माध्यम का निकालें, यदि हम ग्लास में निकालना चाहते तो हमको म्यू जी मिलेगा, है ना। इस फॉर्मूला पे हम लोग यूज करें, जैसे ग्लास का निकालेंगे तो म्यू जी बराबर कितना होगा 3 × 10⁸ बट्टे ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है वो वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें प्राप्त होगा। तो इसमें हम लोग हमेशा जो फर्स्ट जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एयर होता है। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया है उसी बेस्ट पे क्वेश्चन है कि ग्लास का जो है अपवर्तनांक आपको दे दिया है ना, किसके सापेक्ष में, एयर के सापेक्ष में, आर आई ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक मालूम है, और एक डायमंड का जो है वो अपवर्तनांक आपको मालूम है 2.4 होता है। यहाँ पे नहीं कुछ रहेगा तो ए समझेंगे, यानी कि ए यानी कि माध्यम 2 जो है वो डायमंड रहेगा, वो एयर के सापेक्ष में है ना, मीडियम में लिखा है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 और इसका ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि इन विच मीडियम वुड लाइट बेंड्स मोर, किस माध्यम में जो है लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। ग्लास का भी और डायमंड का, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस माध्यम में लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, किस माध्यम में, दोनों में से किस मीडियम में जो है लाइट वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें क्लियर है, तो उसी जो 2 चीज़ यहाँ पे दिया उसी माध्यम से हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है क्या, साइन आई बट्टे साइन आर जी, यह आर जी क्या हो गया, ग्लास का जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो हमने लिया है, साइन आई बट्टे साइन आर जी। यहाँ पे जी हमने लिया ग्लास के लिए और डी यूज करेंगे डायमंड के लिए। तो करा है कि साइन आई बट्टे साइन आर जी कितना, ये 1.5 भी आपको दे दिया गया है, समीकरण फर्स्ट है। उसका हमने यहाँ डायग्राम भी बनाया है, एयर और यहाँ पे ग्लास लिखा है। फर्स्ट मीडियम आपका एयर है और सेकेंड माध्यम यहाँ पे ग्लास था। तो जब ये एयर से ग्लास में इन करेगा, मतलब इंटर करेगा तो क्या होगा, बेंड होती है। तो साइन आई बट्टे साइन आर जी दोनों का जो रेशियो होगा वो जो वैल्यू हमको देगा, जो कांस्टेंट देगा वो कितना देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो 1.5 आपका दिया गया है। मतलब साइन आई बटे साइन आर जी ये हमें क्या देता है, स्नेल के नियम से एक कांस्टेंट देता है। और वही कांस्टेंट जो है हमने पढ़ा था अभी कि साइन आई बटे साइन आर जो कांस्टेंट देता है, ये एक माध्यम है। स्नेल के लॉ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का भी ये तरीका है, यानी उस माध्यम का, यानी ग्लास की तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही हुआ। और सेकंड केस करा था कि साइन आई बटे साइन आर डी बराबर 2.5, मतलब साइन आई बटे साइन आर किसका, डायमंड का, ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका, डायमंड का। तो ये दोनों का जो रेशियो जो है वो से जो वैल्यू हमको मिलेगा वो म्यू मिलेगा, और म्यू का मान कितना दे दिया, 2.4 दे दिया गया है। अभी दोनों ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों में हम लोग रिलेशन लाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो साइन आई साइन और आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कुछ वैल्यू मिल रहा है, साइन आई बटे साइन आर जी और साइन आई बटे साइन आर डी है बराबर 1.5 बटे 2.4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई कट जाएगा
तो ये नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा, साइन आर डी बटे साइन आर जी, और ये 1.5 बटे 2.4 था, दशमलव कट जाएगा तो 15/24 मिलेगा। और 15/24 हर में क्या है, बड़ा वैल्यू है, और अंश में क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, जब बड़ा संख्या से हम लोग पे भाग देंगे छोटे संख्या में, तो क्या होगा, 1 से कम वैल्यू उसका मिलेगा नहीं, लेस देन ये 1 आएगा। यहाँ पे आया था तो 15 छोटा है और 24 बड़ा है, मतलब 24 से यदि 15 में भाग देंगे तो वो 1 से कम वैल्यू आएगा नहीं, लेस देन 1 आएगा इसका वैल्यू, यानी 1 से कम आएगा, लेस देन यहाँ पे जो साइन होगा वो लेस देन का होगा। और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे साइन आर डी लेस देन होगा किससे, साइन आर जी से, और दोनों तरफ यदि साइन को हम कैंसिल करते थे, ये आर डी जो है वो लेस देन होगा आर जी से। तो ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब डायमंड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डायमंड है ना, वो लेस देन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। तो ये डायग्राम हम बाद में समझाते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वो जो ग्लास का वो बड़ा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है डायमंड का क्या है, वो छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ग्लास का वो बड़ा है और डायमंड का छोटा है। इसका मतलब ये हो गया, जिसका रिफ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना वो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, वो कम होगा। फाइनली जो मेरा डायग्राम होगा क्या होगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा था कि ये कर रहा है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास का ज़्यादा होगा। मतलब ये जब आप इंसिडेंट रे यहाँ पे आती है, जब दूसरे मीडियम इंटर करेगी, तो इसका आर जी बड़ा होगा और आर डी छोटा होगा। अब ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा है, तो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट कम करे, रिफ्रैक्शन उसमें कम हुआ, यानी कि ग्लास में रिफ्रैक्शन का मतलब कम हो रहा है, क्योंकि ये कम, ये एंगल बड़ा कब बनेगा भाई, इसमें बड़ा कब होगा, रिफ्रैक्शन कब होगा, जब वो कम बेंड करेगा ना, बेंडिंग जब कम होगा, लाइट का जो बेंडिंग कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि छोटा होगा तो बेंडिंग क्या होगा, बहुत ही कम ज़्यादा होगा। हाँ, बेंडिंग ज़्यादा होगा। एंगल जितना है ये छोटा है, तो बेंडिंग क्या हुआ, टुवार्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ पे था तो नॉर्मल की तरफ ही ज़्यादा मुड़ा, ज़्यादा तो उसी तरफ बेंड किया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा था तो क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ जो कम बेंड हुआ ना। तो इसका मतलब ये था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि ग्लास में ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, इसका मतलब जो है बेंडिंग ऑफ लाइट जो है उसमें कम हुआ। और इसमें इसका उल्टा, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो डायमंड में वो छोटा है, कम है, मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जो है डायमंड में जो है लाइट का बेंडिंग ज़्यादा होता है, मतलब डायमंड में लाइट का बेंडिंग जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्लास।